आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक गोल्डन लिस्ट के बारे में। मैंने इस लिस्ट को गोल्डन लिस्ट का नाम इसलिए दिया है क्योंकि इस लिस्ट में बताए गए सारे के सारे पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 या 9 बड़े बड़े टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स यानी सारे के सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे अपने आप ही। इस गोल्डन लिस्ट को ध्यान में रखना है बहुत ही ज्यादा आसान, स्पेशली अगर आप अपने सोफे पर बैठकर खाना खाते हैं तब तो आप इस लिस्ट को कभी भूल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस गोल्डन लिस्ट का कीवर्ड है डाइट ऑन सोफा। हमारी गोल्डन लिस्ट में कुल 8 पॉइंट्स होंगे जिनमें से पहले 4 हमें प्राप्त होंगे डाइट वर्ड से और अगले 4 हमें प्राप्त होंगे सोफा वर्ड से। अब आपको इस लिस्ट के सारे 8 पॉइंट्स कैसे ध्यान में रखने हैं यह मैं आपको समझा देता हूं उप प्रधानमंत्री के एग्जाम्पल से। वैसे तो हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री नाम के किसी भी पद का कोई जिक्र है ही नहीं, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से एक बार आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे संविधान में इस पद से रिलेटेड आर्टिकल्स होते तो वह किस ऑर्डर में होते। इसका अंदाजा हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हमारे संविधान के ज्यादातर टॉपिक्स में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो किया गया है आर्टिकल्स का, और इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम अप्लाई करेंगे हमारी गोल्डन लिस्ट की मदद से। अगर संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद होता तो ऐसा होने पर इससे रिलेटेड जो पहला आर्टिकल होता वह बात कर रहा होता डी फॉर डिक्लेयर के बारे में, यानी उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल होता वो ये डिक्लेयर करता कि हमारे देश में एक उप प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद में जो अगला आर्टिकल होता वह बात कर रहा होता आई फॉर आइडेंटिटी के बारे में, मतलब कि उप प्रधानमंत्री की पहचान क्या होगी, जैसे कि वह प्रधानमंत्री के बाद में दूसरे नंबर का नेता होगा आदि आदि। इसके बाद जो अगला आर्टिकल होता वह बात कर रहा होता ई फॉर इलेक्शन के बारे में, जैसे कि उप प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा। और उसके बाद में बारी आती टी फॉर टर्म या टाइम की, यानी अगले जो आर्टिकल्स होते वह बात कर रहे होते कि उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होगा। इसके बाद बारी आती एस फॉर शर्तों की, यानी अगले आर्टिकल्स बात कर रहे होते कि उप प्रधानमंत्री के पद से संबंधित कंडीशंस या क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी। इसके जस्ट बाद में जो आर्टिकल्स होते वह बात कर रहे होते उप प्रधानमंत्री की ओथ यानी शपथ के बारे में। शपथ के बाद वाले आर्टिकल्स बात कर रहे होते एफ फॉर फिनिश, यानी उप प्रधानमंत्री को किस तरह से हटाया जा सकेगा अपने पद से, इस प्रोसेस के बारे में। और उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड बिल्कुल एंड में जो आर्टिकल्स होते वह बात कर रहे होते इसकी एडिशनल पावर्स के बारे में, यानी कुछ शक्तियों या अधिकारों के बारे में। इस तरह से उप प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल लेकर मैंने आर्टिकल्स का जो ये ऑर्डर या क्रम आपको बताया है यह फॉलो किया गया है हमारे संविधान के 8 या 9 बड़े बड़े टॉपिक्स में। जिस तरह पार्लियामेंट यानी संसद से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 79 वो ये डिक्लेयर करता है कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट होगी, बिल्कुल उसी तरह प्रेसिडेंट के टॉपिक से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52 वो ये डिक्लेयर करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। प्रेसिडेंट के टॉपिक से रिलेटेड अगला आर्टिकल बात करेगा प्रेसिडेंट की पहचान के बारे में कि प्रेसिडेंट असल में है क्या। मतलब कि आर्टिकल 53 यह कहता है कि प्रेसिडेंट हमारे देश का एग्जीक्यूटिव हेड होगा, यानी हमारे देश की जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका की जो सारी की सारी शक्तियां हैं वो निहित होंगी राष्ट्रपति के ही हाथों में। यहां पर कहने का मतलब यह है कि वास्तविक शक्तियां तो होंगी प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, लेकिन उन शक्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा राष्ट्रपति के नाम पर।
मतलब कि राष्ट्रपति को ही देश का हेड बनाकर रखा जाएगा। अगले दोनों आर्टिकल्स रिलेटेड होंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन से। आर्टिकल 54 बात करेगा प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक गण के बारे में। यह ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि प्रेसिडेंट को चुनने का काम करता है। इसमें असल में दो तरह के लोग शामिल होते हैं। पहला, हमारी पार्लियामेंट के सारे इलेक्टेड एमपीज यानी सांसद, और दूसरा हमारे राज्यों की विधानसभाओं के सारे निर्वाचित विधायक यानी सारे एमएलएज। मतलब कि इस देश के सारे एमपी और एमएलएज मिलकर ही चुनाव करते हैं देश के राष्ट्रपति का। अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 55, वह बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन यानी राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसे हिंदी में कहेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत। तो ये जो पद्धति है, इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा हमारे देश में। अब अगले जो दो आर्टिकल्स हैं वो दोनों ही रिलेटेड होंगे राष्ट्रपति के टर्म यानी कार्यकाल से। तो इस तरह से आर्टिकल 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 5 साल का रहेगा। वहीं आर्टिकल 57 बात करता है इलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन यानी पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में। यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद में दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भी पूरी तरह से इलिजिबल होगा। यानी हमारे यहां अमेरिका जैसी कोई पाबंदी नहीं होगी जहां की यह रूल बना हुआ है कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद नहीं। अब अगले 2 आर्टिकल्स बात करेंगे राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में। तो सबसे पहले बात होगी योग्यताओं की शर्तों यानी क्वालिफिकेशंस के बारे में, जिसके लिए हिंदी में शब्द है अर्हता। राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड जो सबसे प्रमुख क्वालिफिकेशंस है वो ये है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र कोई व्यक्ति तब ही होगा जब वह 35 साल की उम्र पूरी कर चुका होगा। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 59, वह बात करता है राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में यानी प्रेसिडेंट की कंडीशंस के बारे में। प्रेसिडेंट की सबसे प्रमुख कंडीशन यही होती है कि उसको किसी पार्लियामेंट या किसी स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और अगर वह राष्ट्रपति बनने के बाद भी किसी पार्लियामेंट या किसी स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य है तो यह माना जाएगा कि जिस दिन से वह राष्ट्रपति बना है उसी दिन से उसने पार्लियामेंट या उस स्टेट लेजिस्लेचर से इस्तीफा दे दिया है। कहने का मतलब कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद के साथ साथ कोई एमपी या एमएलए बना नहीं रह सकता। अब आर्टिकल 60 बात करता है राष्ट्रपति की ओथ यानी शपथ के बारे में कि राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाएगा। राष्ट्रपति को ओथ दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। अब जो फिनिश वाला पॉइंट है वहां बात की गई है राष्ट्रपति को फिनिश करने के बारे में यानी हटाने के बारे में। राष्ट्रपति को हटाने की इस प्रोसेस को नाम दिया गया है इंपीचमेंट का यानी महाभियोग का। यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि इस इंपीचमेंट के लिए संसद के दोनों सदनों में जिस मेजोरिटी या बहुमत की आवश्यकता होती है वह होती है हाउसेस की टोटल मेंबरशिप का 2/3 यानी सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत। अब प्रेसिडेंट की कुछ एक शक्तियों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इन शक्तियों से ठीक पहले घुसा दिया गया है बीच में ही
वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक, यानी उपराष्ट्रपति का टॉपिक। इसलिए हमें कुछ आर्टिकल्स को स्किप करना होगा, छोड़ना होगा और सीधे आना होगा आर्टिकल 71 पर। आर्टिकल 71 रिलेटेड है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन डिस्प्यूट से। इसके प्रोविजंस के मुताबिक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों के ही इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगी उसका डिसीजन किया जाएगा केवल और केवल उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा एक जो खास बात है इस आर्टिकल के प्रोविजंस में वो ये है कि मान लीजिए मैं 2 महीने तक प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट रह गया भारत का और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेरा इलेक्शन रद्द कर दिया इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक, तो उस 2 महीने के दौरान मैंने जो जो डिसीजंस लिए थे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वो डिसीजंस वैलिड ही रहेंगे, यानी मान्य ही रहेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेरा इलेक्शन रद्द करने के बावजूद। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 72, वह बात करता है प्रेसिडेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति के बारे में, जो कि है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पैर्डन्स, यानी क्षमा आदि की राष्ट्रपति की शक्ति। इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट किसी सेंटेंस या दंडादेश को सस्पेंड यानी निलंबित कर सकता है, रेमिट यानी परिहार कर सकता है और कम्यूट यानी लघुकरण या कम कर सकता है। अगले आर्टिकल के बारे में बात करने से पहले एक बात मैं आपको रिपीट कर दूं कि हमारे देश की जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की शक्ति है सारी की सारी, वह यूज में ली जाती है राष्ट्रपति के नाम से ही। अब इसी से रिलेटेड एक जो सवाल बाकी बच गया है वो ये है कि इस कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार कहां तक हो सकता है, मतलब एग्जीक्यूटिव की शक्तियों यानी पावर्स की एक्सटेंट क्या है, कहां तक है। तो इसका जवाब दिया गया है आर्टिकल 73 में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक हमारे देश की एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की शक्ति उन सारे मेथड्स या सब्जेक्ट्स तक होगी जिन पर कानून बनाने का अधिकार हमारी पार्लियामेंट को है। मतलब जिन जिन विषयों पर हमारी पार्लियामेंट कानून बना सकती है वह सारे विषय आएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के अंडर में। ये जो एंड वाले 3 आर्टिकल्स है हमारी वीडियो के, आर्टिकल 71, 72 और आर्टिकल 73, इन तीनों की हेडिंग हम प्राप्त कर सकते हैं एंड का जो पहला अक्षर है ई, उसी से। आर्टिकल 71 की हेडिंग होगी इलेक्शन डिस्प्यूट्स। आर्टिकल 72 की हेडिंग होगी एक्सक्यूजिंग द सेंटेंस, यानी राष्ट्रपति से माफी मिलना। और आर्टिकल 73 की हेडिंग होगी एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन तीनों ही आर्टिकल्स को आसानी से ध्यान में रखने के लिए मैंने इनकी हेडिंग स्टार्ट कर दी है एंड का जो पहला लेटर है ई, उसी से। यहां पर एक बात आप ध्यान में रखें कि इन 3 आर्टिकल्स के अलावा भी राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि दी हुई हैं संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स में, जिनके बारे में हम बात करेंगे फिर कभी कोई अलग ही वीडियो में। अब आप इस गोल्डन लिस्ट को ध्यान से देखिए। इसमें कुल ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जहां की 2-2 आर्टिकल्स कवर किए गए हैं। मतलब कि तीसरे, चौथे और 5वें पॉइंट में 2-2 आर्टिकल्स कवर किए गए हैं। और इसके अलावा जो अंतिम आर्टिकल है एडिशनल पावर्स वाला, वहां कवर किए गए हैं 3 आर्टिकल्स। और इस तरह से बाकी बचे हुए 4 पॉइंट्स में तो एक आर्टिकल्स ही हैं। तो इस तरह से आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स को। वीडियो का ये आखिरी हिस्सा उन लोगों के लिए है जो ये भूल जाते हैं कि राष्ट्रपति के टॉपिक की शुरुआत कौन से आर्टिकल से होती है। तो इसके लिए आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति रिलेटेड है दल बदल से, क्योंकि असल में जो पूरा का पूरा दल बदल विरोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, वह है 10वीं अनुसूची यानी 10th
शेड्यूल, जिसे कि हमारे संविधान में जोड़ा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और जब मैंने ये अमेंडमेंट्स वाली वीडियो बनाई थी तो वहां मैंने बहुत आसान सी ट्रिक बताई थी कि किस तरह से दल बदल कानून का नाम आते ही आपको 52 का नंबर ध्यान में आ जाएगा। वो ट्रिक ये थी कि आप इस दल बदल वर्ड को ध्यान से देखिए। इसमें अक्षर यानी लेटर्स कितने हैं? 5, तो आप 5 लिख दीजिए। और इसमें शब्द यानी वर्ड्स कितने हैं? 2, तो आप 2 लिख दीजिए। इस तरह से दल बदल नाम आते ही आपको 52 का नंबर आराम से ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको तो बस इतना ही ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति का जो नंबर है वह दल बदल से पता चल जाएगा बिल्कुल आराम से। और फिर ये जो आर्टिकल 52 का नंबर आएगा, इससे हम कई दूसरे टॉपिक के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जैसे इसके लिए आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि हम जब भी लिफाफे में किसी को पैसे देते हैं गिफ्ट के तौर पर, तो या तो 11 रुपए देते हैं या 51 रुपए देते हैं या फिर देते हैं 101 रुपए। तो इस तरह से आर्टिकल 52 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो जो नंबर आएगा आर्टिकल 63 का, वहां से स्टार्ट होंगे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स। और बिल्कुल इसी तरह से जब 52 में हम 101 जोड़ेंगे तो वहां से शुरू हो जाएंगे गवर्नर यानी राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल्स। मतलब कि गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स शुरू होते हैं 153 से। तो इस तरह से राष्ट्रपति से मिलती जुलती जो 2 बड़ी पोस्ट है, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, उनके स्टार्टिंग आर्टिकल्स का नंबर भी हमें ध्यान में रह जाएगा बहुत ही आसानी से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।